हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको हिंदी का व्याकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग पहले हिंदी व्याकरण का क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस टाइम से लेकर क्लास 10 तक आपके भाषा की शुद्धता का ज्ञान देता है व्याकरण, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि की शैली प्राप्त होती है व्याकरण से। और जब आप 10th पास कर जाते हैं, 12 पास कर जाते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी व्याकरण का उपयोग है। जैसे कि एसआई के एग्ज़ाम में है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और बीएड के भी एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी व्याकरण का ज्ञान होना आप सबके लिए आवश्यक है दोस्तों। इसीलिए आज के वीडियो में हम व्याकरण, हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके हौसले से, सहयोग से ही हम प्रत्येक विषय का नया नया टॉपिक प्रत्येक दिन लाएंगे आपके सामने में। चलिए दोस्तों चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण क्या है तो जानिए। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह शास्त्र जिसके माध्यम से हमें मतलब भाषाओं का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन सा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो या अपने आप होता है, ठीक है। इस वर्ण को उच्चारित होने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए तो देखते हैं स्वर वर्ण का डिफिनेशन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। स्वर वर्ण कहलाता है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, एकार, ऐकार, ओकार और औकार, ठीक है। एक मिनट, तो देख सकते हैं आप लोग हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 होती है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। तो कितना हो गया? 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 1 होता है रीकार होता है। क्या हो जाएगा? रीकार होता है। ये स्वर वर्ण होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। और आपको पूछेगा स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार। पहला ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर। तो देखना है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में ध्यान देना है, क्या हो जाता है? अ, ठीक है। अ के बाद जैसे अ लिखते हैं ना, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। देखिएगा अ ह्रस्व स्वर होगा, फिर ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा और ये ह्रस्व स्वर। उसके बाद अगर आप ए लिखते हैं तो ये ह्रस्व स्वर है। उसके बाद एकार के बाद ऐकार होता है, ऐकार के बाद फिर ओकार ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ठीक है।
ओकार क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। देख सकते हैं अह्रस्व स्वर, हर्ष ई ह्रस्व स्वर, दीर्घी, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा उसे आप ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, ठीक है। और जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में किसका दो मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर के उच्चारण में। ध्यान दीजिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आकार, दीर्घ ईकार, दीर्घ उकार, एकार के बाद ऐकार, ओकार के बाद औकार, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। आकार, दीर्घीकार, दीर्घुकार, एकार के बाद ऐकार, ये औकार। तो ध्यान देना है दीर्घ स्वर का निर्माण कैसे होता है। तो दो ह्रस्व के मिलने से एक दीर्घ बनता है। जैसे अ जोड़ अ, ये क्या हो जाएगा, एक दीर्घ बन जाएगा आकार, ठीक है। मतलब दो ह्रस्व स्वर के मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हर्ष ईकार जोड़ हर्ष ईकार बराबर क्या बन जाता है, दीर्घीकार। हर्ष उकार जोड़ हर्ष उकार बराबर क्या हो जाता है, दीर्घ उकार। तो आप देख सकते हैं दो ह्रस्व स्वर के मिलने से, ह्रस्व मतलब अल्प, ह्रस्व मतलब अल्प, मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ह्रस्व उ, एकार, ओकार, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। और दो ह्रस्व के मिलने से एक दीर्घ का निर्माण होता है। दोस्तों हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि हम आपको व्याकरण का एकदम वह छोटा से छोटा टॉपिक क्लियर कर देंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, भाषा या लैंग्वेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कहा गया है, एक शायर है, ध्यान देना है कि आशीष हूँ मैं विशेष हूँ मैं, आशीष हूँ मैं विशेष हूँ मैं, अभी तो अल्पांश देखा है आपने, अधिकांश देखना अभी शेष है। धन्यवाद दोस्तों। आइए वीडियो पे चलते हैं कि हम दीर्घ स्वर पढ़ा दिए हैं। अब प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, देखिएगा प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्लुत स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण में दो या दो से अधिक मात्रा का समय लगता है ना, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। दो मात्रा से अधिक का समय, दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, अधिक समय लगे, जिसके उच्चारण में दो मात्रा से अधिक समय लगे उच्चारण करने में, ठीक है, उसे हम प्लुत स्वर। जैसे कि देखिएगा आप, हम क्या बोलते हैं, ओम, ओम, ठीक है, ओम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमकार। ओम लिखते हैं, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो देखना है कि 2 सेकेंड से अधिक, इसको बोलने में, ओम को बोलने में 2 सेकेंड से अधिक का समय लगता है। आप बोल के देख लीजिएगा घर पे। जैसे हे राम, हे राम, ये सब क्या है, मतलब जब आप किसी को क्या करते हैं, बुलाते हैं या पुकारने के लिए जिस वर्ड का उपयोग करते हैं, जिस शब्दों का, वह क्या हो जाता है, प्लुत स्वर के श्रेणी में आता है। हे राम, अरे कृष्ण, अरे इधर सुनो, इत्यादि टाइप का जो वर्ड होगा, ठीक है, किसी को बुलाने अथवा पुकारने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है। हे राम के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। अब उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब ध्यान देना है, प्लुत स्वर के बाद आता है, ठीक है। तो इस तरह से स्वर वर्ण कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण पे। कहाँ पे, व्यंजन वर्ण। तो स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण, उच्चारित होने वाला वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग से लेकर अपवर्ग तक और उसके बाद य, ये सब क्या है,
जैसे कवर्ग, क कवर्ग हो गया, ठीक। कवर्ग का मतलब होता है कि पूरा क ख ग घ, क का कतार, ठीक है, क ख ग घ अंग, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कवर्ग के बाद चवर्ग, ठीक है। चवर्ग का मतलब च छ ज झ और य। टवर्ग का मतलब हो जाएगा, टवर्ग का मतलब पूरा ट ठ ढ और टवर्गी न, ठीक है। टवर्ग का हो जाएगा त थ द ध न, ठीक है। पवर्ग का मतलब हो जाएगा, पवर्ग का प फ ब भ म। देखिएगा दोस्तों, इस 25 वर्ण को हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण का दूसरे मतलब में परिभाषा हो सकता है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्ण की संख्या 25 है, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि इसके निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। उससे पहले आपको हम डिफिनेशन में एक चीज पढ़ाए थे कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर, और वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर। दोस्तों इससे पहले मात्रा किसे कहते हैं उसे हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मात्रा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के स्वर वर्णों को, हिंदी के स्वर वर्णों को जब सांकेतिक रूप में लिखा जाता है, हिंदी के स्वर वर्णों को जब सांकेतिक रूप में लिखा जाता है तो उसे मात्रा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अकार प्रत्येक व्यंजन में अ साइलेंट रूप में होता है। जैसे क बोल के देखिएगा, क में अ छिपा हुआ है, क में अ क्या है, छिपा हुआ है। लेकिन क आकर का लिखते हैं, तो जैसे ध्यान देना है, आकार, अकार, आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, ठीक है। एकार, ऐकार, ओकार, औकार। देखिएगा, आकार को आप सांकेतिक रूप में ऐसे लिखते हैं, अ प्रत्येक व्यंजन में साइलेंट होता है, ठीक है। आकार को आप सांकेतिक रूप में ऐसे, हर्षीकार को ऐसे, दीर्घीकार को ऐसे, हर्षुकार को ऐसे, दीर्घुकार को ऐसे लिखते हैं, एकार को ऐसे लिखते हैं, ऐकार को ऐसे, ओकार को ऐसे और औकार को ऐसे। तो हिंदी के स्वर वर्णों को जब सांकेतिक रूप में लिखा जाता है तो उसे मात्रा कहते हैं, या वह मात्रा कहलाता है। आशा करते होंगे कि आप लोग का जो ये कॉन्सेप्ट है मात्रा वाला कि जरूर क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें फंसना नहीं है। देखिएगा कि जिस पे डबल मतलब 2 सेकंड से अधिक का समय लगे या 2 सेकंड का टाइम लगे उसको दीर्घ स्वर कहिएगा, और जिसके उच्चारण में 1 सेकंड का टाइम लगे, सबसे सिंपल है, उसको आप ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, अल्प समय लगे। मात्रा हो गया। अब आइए जानते हैं स्पर्श वर्णों के उच्चारण स्थान। तो दोस्तों किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए हमारे मुखांग का मुख्यतः 6 भाग हमें सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्रियां कहते हैं। जैसे कि हमको कोई भी वर्ड बोलना है, कोई भी वर्ण बोलना है, कोई भी लेटर बोलना है, तो हमारे मुख का मुख्यतः 6 स्वर तंत्रियां उसमें सपोर्ट करती है। जैसे स्टार्ट करते हैं ओष्ठ से, ओष्ठ, दंत, उसके बाद मूर्धा, तालु, कंठ, नासिक, ये सब क्या है, हमारी स्वर तंत्रियां हैं। मतलब किसी भी वर्ड को, किसी भी वर्ण को बोलने में ये सब सपोर्ट करते हैं। मतलब मुखांग का वह भाग जो किसी वर्ण को बोलने में हमारी सहायता प्रदान करता है उसे हम स्वर तंत्री कहते हैं। स्वर तंत्रियां मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। ओष्ठ, ठीक है, दंत, मूर्धा, उसके बाद तालव्य, कंठ, नासिक इत्यादि। ध्यान दीजिएगा। तो हम ध्यान देते हैं, अगर कहेगा भाई कि कंठ का उच्चारण मतलब कवर्ग का उच्चारण स्थान, तो इसके लिए एक सूत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 सूत्र है, और 5 सूत्र की सहायता से आप किस वर्ण का उच्चारण कौन से स्वर तंत्रियों के द्वारा होगा उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। पहले स्वर तंत्रियां कौन कौन है ये देख लीजिएगा, ठीक है। कंठ है स्वर तंत्रियां, ठीक है। कंठ के बाद मूर्धा होता है, तालव्य होता है मतलब तालु, उसके बाद होता है दंत होता है, ओष्ठ होता है,
नासिक मतलब नाक, नासिक मतलब नाक होता है। ये सब स्वर तंत्रियां हैं, मतलब बोलने में हमारा मदद करते हैं किसी भी अक्षर को, स्वर तंत्रियां हैं ये सब, ठीक है। तो स्वर तंत्रियों की संख्या मुख्यतः 6 होती है, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिक इत्यादि, ठीक है। तो आइए जानते हैं पहला सूत्र क्या है। ये 5 सूत्र याद रख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। पहला सूत्र है अकुह, ध्यान दीजिएगा, अकुह विसर्ज, विसर्ज नियनाम, नियनाम कंठय। पहला सूत्र है अकुह विसर्ज नियनाम कंठय। इसका मतलब होता है अकार, आकार, अकार या आकार, ह विसर्ग, विसर्ग और कंठ कवर्ग तथा कवर्ग का उच्चारण, तथा कवर्ग मतलब पूरा क ख ग घ, सिर्फ पंचमा अक्षर छोड़ के, सिर्फ पंचमा अक्षर छोड़ के, तथा कवर्ग का उच्चारण, कवर्ग का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, तथा कवर्ग का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। मतलब समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र से स्पष्ट है। अ से अ तथा आ, ह से ह, विसर्ग से विसर्ग, और कवर्ग मतलब ये पंचमा अक्षर छोड़ के ये 4 का उच्चारण कंठ की सहायता से। आप बोल के देखिएगा, अ कंठ से क देख आप उच्चारित करके देखिएगा, अ आ विसर्ग ह तथा कवर्ग का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और हम वादा करते हैं कि प्रत्येक कंपटीशन में इस टॉपिक से कन्फर्म 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 1 नंबर दोस्तों कंपटीशन में रिजल्ट लाने के लिए काफ़ी होता है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सूत्र होता है, पहला सूत्र हो गया अकुह विसर्ज नियनाम कंठ है। दूसरा सूत्र होता है इचु यशा नाम, इचु यशा नाम, इचु यशा नाम तालाब्य, इचु यशा नाम तालाब्य। मतलब क्या, ई से हर्षीकार तथा दीर्घीकार, च से पूरा चवर्ग, च से चवर्ग, और उसके बाद इचु यशा नाम, ठीक है। उसके बाद हो जाता है तालाब्य स का उच्चारण जो है किसकी सहायता से होगा, तालु की सहायता से। किसकी सहायता से होगा, तालु की सहायता से। कहा गया है अकुह विसर्ज नियनाम कंठ है, इचु यशा नाम तालु तालाब्य, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लिरितु लसा नाम दंत है, उपुप धमानिया नाम ओष्ठ है। तो देखिए पहला दूसरा सूत्र हम बताए हैं, इचु यशा नाम तालाब्य मतलब हर्षीकार दीर्घीकार, चवर्ग मतलब क्या, ये 4 अक्षर, ये 4 अक्षर पंचमा छोड़ देना है, प्रत्येक का पंचमा छोड़ देना है, क्योंकि पंचमा अक्षर को नासिक, नाक की सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक स्पर्श का पंचमा अक्षर को नाक की सहायता से, इसीलिए कहा गया है, एक सूत्र है अनुनासिके नासिकोवाह। मतलब क्या कि प्रत्येक स्पर्श का पंचमा अक्षर जो है वह, जैसे अंग, न, टवर्गी न और म, ये नाक की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है अनुनासिके नासिकोवाह। चलिए तीसरा सूत्र पर चलते हैं, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा, रसा नाम मूर्धा। मतलब क्या है, मतलब है कि रीकार या डबल रीकार, टवर्ग, टवर्ग मतलब क्या, 4, टवर्ग का ये 4 अक्षर, ठीक है, सिर्फ पंचमा छोड़ देना, पंचमा छोड़ के, मतलब टवर्ग का ये 4 अक्षर, ऋतु और मूर्धन्य स, ठीक है। और मूर्धन्य स का उच्चारण कहाँ से, मूर्धा से होता है। मूर्धा किसको कहते हैं तो जान लीजिए, हम मूर्धा कहते हैं जीभ के ऊपरी हिस्सा को, जीभ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, ठीक है। तो रीकार, डबल रीकार हो, टवर्ग हो और मूर्धन्य स, इसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है। अगला टॉपिक है कि लिरुतु लसा नाम दंतय, मतलब लिरिकार, ठीक है, और उसके बाद तवर्ग, लिरितु लसा नाम दंतय। सूत्र देखिएगा, चौथा सूत्र है लिरितु लसा नाम, लिरितु लसा नाम दंतय, ठीक है। मतलब होता है कि लिरिकार, लिरिकार, उसके बाद तवर्ग, तवर्ग मतलब क्या, ये तवर्ग 4 अक्षर, ठीक है, सिर्फ पंचमा छोड़ के, लिरितु लसा नाम मतलब लिरिकार, तवर्ग और तथा दंत स, तथा दंत स का उच्चारण, का उच्चारण कहाँ से, दांत की सहायता से। कहाँ से, तो दांत मतलब दंत, ठीक है, दांत की सहायता से होता है। लिरितु लसा नाम दंत है, या उपुप धमानिया नाम ओष्ठ है। अगला सूत्र है, 5वां सूत्र है उपुप धमानिया नाम, ठीक है, उपुप धमानिया नाम, उपुप धमानिया नाम ओष्ठ है, ठीक है।
तो मतलब है कि हर्षु उकार, उ से हर्षु उकार या दीर्घुकार, ठीक है। और प से पवर्ग हो जाएगा, प से पवर्ग मतलब ये 4 अक्षर प फ ब भ, ठीक है। और उसके बाद इस सब का उच्चारण कहाँ से, ओष्ठ की सहायता से होता है। और लास्ट मतलब जो है ये पंचमा सूत्र था। और उसके बाद एक सूत्र होता है अनुनासिके नासिकोवा, मतलब अनुनासिके। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्पर्श का पंचमा अक्षर, ठीक है, प्रत्येक स्पर्श का पंचमा अक्षर जो है, अंग हो गया, य हो गया, टवर्गी न हो गया, उसके बाद न और म, मतलब प्रत्येक स्पर्श का पंचमा अक्षर नाक की सहायता से होता है। और एक सूत्र होता है वकारास्य दंतोष्ठ है, मतलब व का उच्चारण वकारास्य दंत ओष्ठ है, नाम से स्पष्ट है। व का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से, यौरलव वाला द का उच्चारण स्थान कहाँ से, दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है, फिर हम आपको व्याकरण के अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।